हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे गांधी जी को, है ना। तो गांधी जी को पढ़ रहे थे, तो गांधी जी की एक क्लास तो हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। और इसमें हम गांधी जी द्वारा जो वर्धा योजना थी उसको पढ़ेंगे, बेसिक शिक्षा पढ़ेंगे और फिर बेसिक शिक्षा के सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद बेसिक शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और लास्ट में आएगा बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग गुण और दोष भी पढ़ने वाले हैं बेसिक शिक्षा के मूल्यांकन में, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसने से पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी आपके एग्जाम के लिए। मैं अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी बात कर रहा हूँ, बाकी तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन टॉपिक होगा। पेपर फर्स्ट शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो जो भारतीय विचारक हैं उनकी बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग स्वामी विवेकानंद या फिर टैगोर की बात करेंगे। अंग्रेजों की द्वैध शासन प्रणाली से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। वे जो है इस सब चीज़ों की मांग, समाप्ति की मांग कर रहे थे कि ये सब खत्म होना चाहिए, जो इनकी शासन प्रणाली है समाप्त होना चाहिए। समय की नब्ज पहचानते हुए ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया। यह अधिनियम 1937 में लागू किया गया और इस अधिनियम से भारत में द्वैध शासन की समाप्ति भी हुई और प्रांतों में स्वशासन स्थापित हो गया। ऐसा था, जो अंग्रेजों की जो शासन प्रणाली चल रही थी, जिसको द्वैध शासन प्रणाली कहा गया, उससे भारतीय सेटिस्फाई नहीं थे। वे चाहते थे कि यह समाप्त हो जाए, ठीक है। तो समय की नजाकत को पहचानते हुए ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया और यह अधिनियम 1937 में फिर लागू हुआ और इस अधिनियम से भारत में द्वैध शासन की समाप्ति भी हुई। उस समय भारत में 11 प्रांतों में विभाजित था। इन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने और एक नए युग की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। उस समय राष्ट्र का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में था, ठीक है। उन्होंने 11 अगस्त 1937 के अखबार में प्रांतीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लाने को सुझाव दिया कि 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण सब सरकार करेगी, आप उसको अपने ऊपर लेकर के आइए, आप खुद संभालिए उनको। उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखा कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो, 7 वर्ष की हो या फिर इससे अधिक की हो, उससे नीचे नहीं होगी। इसमें अंग्रेजी को छोड़कर वे सब विषय पढ़ाए जाएं जिन्हें मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। साथ ही किसी हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपना, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई वगैरह होता है, उससे क्या कर सके, अपना भरण पोषण कर सके। इसलिए उन्होंने हस्तशिल्प सिखाने की बात भी कही। गांधी जी के इन विचारों से देश में एक नई शैक्षिक क्रांति का आरंभ हुआ। अब देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जाने वाली थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल इसके आयोजक थे। गांधी जी ने उन्हें इस अवसर पर एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने का सुझाव दिया। अग्रवाल साहब ने इस अवसर पर भारत के 7 कांग्रेस मंत्रिमंडलों के शिक्षा मंत्रियों और देश के चोटी के शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों, राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया। जो भी ऊंचे ऊंचे शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षा मंत्री थे, सबको आयोजित किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का सभापतित्व तो स्वयं गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो यह था हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा। आप जानते हैं बेसिक शिक्षा के बारे में।
डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो बेसिक शिक्षा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार की गई, आगे उसका क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा क्या थी? देखिए, बेसिक शिक्षा की रूपरेखा 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा जो भी हो वह मातृभाषा में होना चाहिए। जिस लैंग्वेज में बच्चा पढ़ना चाहता है उस लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाए। मतलब बच्चों की जो भी मातृभाषा हो उसको उसकी मातृभाषा में सिखाया जाए। संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर भी आधारित हो। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए। जो भी शिल्प आपको सिखानी है, ठीक है, वह उस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है उसी के बेस पे सिखाया जाए। बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो। जो भी बच्चे चीजें बनाए उनका उपयोग किया जाए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले और उनसे आर्थिक लाभ लिया जाए, कुछ 4 पैसों की कमाई हो। स्कूलों का जो खर्च हो वो उसी से निकाला जाए। बच्चों को आप सिखाओ, जो चीज़ बच्चे बना रहे हैं वो यूज में लो या फिर उनको जो है उनको बेच सकते हैं, अगर बिक रही हैं तो इससे आर्थिक लाभ होगा, 4 पैसे आएंगे, स्कूल में भी उसको लगाया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उससे निकलेगी। शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उससे बच्चे जीविका उपार्जन कर सकें, है ना, रोजी रोटी कमा सकें। शिल्प की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं, उनको जान लेते हैं। बेसिक शिक्षा निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों पर विकसित की गई थी। नंबर 1, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत था। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। गांधी जी मानते थे कि जो शिक्षा है वह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। कोई धर्म, जाति, संप्रदाय, समूह कुछ नहीं लागू होगा उस पर कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम्हें पढ़ाई नहीं तुम कर सकते। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन होगा। अगर आपने उसको शिक्षा से वंचित रखा तो इसका मतलब है कि आप उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उसका। यह कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर हिंसा है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा को आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत दिया गया। यह भी बेसिक शिक्षा का दूसरा सिद्धांत था। गांधी जी के सामने सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था और उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे, तो उन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का खर्च निकल सकेगा, है ना। जो बच्चे चीजें बनाएंगे, भाई बच्चों को सिखाओ, बच्चे बनाएंगे, उससे स्कूल का खर्च निकल आएगा। चलिए, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत देखिए। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, आपको पता है। वे समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे कि भाई किसी का एक पैसा भी खाना, किसी का शोषण करना, सताना, परेशान करना, लड़ाई दंगा करना, मतलब अगर आप थोड़ा ठीक ठाक हैं, अपने से नीचे को दबा रहे हैं तो ये हिंसा है। और उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण जिसको अंग्रेजी प्राप्त शिक्षा प्राप्त थी वो सामान्य व्यक्तियों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया कि सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर भी बल दिया। शिक्षा का माध्यम उन्होंने कहा कि मातृभाषा ही होना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है, उसी के माध्यम से जन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा में अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सिद्धांत स्वीकार किया गया। शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का भी सिद्धांत है। शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे।
पहला यह है कि वे बच्चों को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे। दूसरा यह कि वे बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, उन्हें जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना चाहते थे कि बच्चे अपनी जीविका खुद कमाएं, है ना। तीसरा यह कि वे सबका उदय करना चाहते थे, सबका उत्थान करना चाहते थे। चौथा यह कि वे शिक्षा को गांवों के जीवन से जोड़ना चाहते थे। और पांचवा एवं अंतिम यह कि वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का खर्च निकालना चाहते थे। ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का भी सिद्धांत था। यह भौतिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, है ना। सबसे बेस्ट लाइन यह है शिक्षा के लिए कि शिक्षा का वास्तविक, मनुष्य का वास्तविक जीवन के लिए उसको तैयार करना। तब पाठ्यक्रम के या पाठ्यचर्या के समस्त विषयों और क्रियाओं का संबंध मनुष्य के वास्तविक जीवन से होना चाहिए। इसी दृष्टि से गांधी जी ने ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया था। उनके इसी विचार ने शिक्षण को सहसंबंध विधि को जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ज्ञान पूर्ण इकाई का होता है, उसे पूर्ण इकाई के रूप में ही विकसित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे, उनको भी जान लेते हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा का अर्थ है बच्चों को आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना, ठीक है, जैसे शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। गांधी जी इस तथ्य से अवगत थे, उनको पता था कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया और तदानुकूल शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करने पर भी बल दिया गया, ठीक है। सर्वोदय समाज की स्थापना। आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होना चाहिए, परंतु गांधी जी का सामाजिक विकास से एक विशिष्ट अर्थ था। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, हनन नहीं करेगा, सताएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। सब एक दूसरे से प्रेम भाव सहयोग से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सब एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनेंगे। लेकिन आज उसका उल्टा है, कोई उन्नति करता है, दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है। सबका उदय कोई नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है मेरा भला हो, है ना। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सभी का भला हो। सांस्कृतिक विकास। उस काल में उच्च वर्ग के भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते जा रहे थे। तब गांधी जी ने बड़े बलपूर्वक लिखा था कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वो नष्ट हो जाती है। अगर किसी को अपने पूर्वजों की संस्कृति पर शर्म आने लगे तो इसका मतलब है कि वो संस्कृति अब वहां से नष्ट हो जाएगी। भाई पूर्वज तो चले गए, मॉडर्न एज के लोग कह रहे हैं कि ये सब करने में हमको शर्म आ रही है, तो वो वहां से खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बेसिक शिक्षा का विधान किया था। चारित्रिक एवं नैतिक विकास। देखिए, गांधी जी चरित्र बल के महत्व को जानते थे। उनके साथियों ने भी शिक्षा द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण पर बल दिया था। यह बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। व्यावसायिक विकास। देखिए, गांधी जी ने इस संबंध में दो बातें कही। बच्चों को जो भी हस्तकौशल सिखाए जाएं, उनसे स्कूलों में इतना उत्पादन हो कि इसके विक्रय यानी कि इसको जो बिक जाए, इसके लाभ से स्कूलों का खर्च निकाला जा सके। इन हस्तकौशलों अथवा उद्योगों को सीखने के बाद बच्चे अपनी जीविका खुद कमा सकें, माँ बाप पर निर्भर ना रहें, बल्कि अपने पेरेंट्स की मदद करें, है ना। नागरिकता का विकास। राष्ट्र की दृष्टि से व्यक्ति नागरिक कहा जाता है। राष्ट्र की दृष्टि से व्यक्ति नागरिक कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे राष्ट्र के नियमों का पालन करें। किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का यह प्रमुख उद्देश्य होता है। बेसिक, है ना, किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का यह प्रमुख उद्देश्य होता है। बेसिक शिक्षा एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना है।
इसका यह उद्देश्य होना स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन आई थिंक, आध्यात्मिक विकास। गांधी जी के अपने शब्दों में, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा मतलब है कि बालक का शरीर, मन, आत्मा यानी कि हर तरीके से उसका विकास हो। तब स्पष्ट है कि गांधी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य के आध्यात्मिक विकास भी करना चाहते थे, परंतु इसके लिए वे किसी धर्म की शिक्षा दिए जाने के पक्ष में नहीं थे कि तुम किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा दो। वे सर्वधर्म संभाव, मतलब जो तुम्हारा धर्म है तुम उसको मानो, जो तुम्हारा है तुम उसको मानो, बस ठीक है, बस अपने अपने धर्म को मानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक शिक्षा जो है उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, इसके कुछ गुण और दोष पढ़ लेते हैं। देखिए, चलिए, बेसिक शिक्षा के कुछ गुण हैं। एक तो आत्मनिर्भर योजना, दूसरा मतलब मनुष्य का हर तरीके से विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो, वास्तविक जीवन की तैयारी हो, भारतीयों के लिए आधारभूत पाठचर्या हो, वर्ग भेद की समाप्ति हो, शारीरिक और मानसिक श्रम के अंतर की समाप्ति हो, क्रिया प्रधान शिक्षण विधि, समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं में एकीकरण, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा जाए, विद्यालय और समाज में निकटता का संबंध हो। ये उसके गुण थे और कुछ उसके दोष थे, कुछ कमियां थी, वो भी हम लोग जान लेते हैं। एक तो अपूर्ण योजना थी, उच्च शिक्षा से संबंध का अभाव था, केवल जो है सामान्य शिक्षा थी उसमें 7 से 14 वर्ष तक के लिए, नगरीय क्षेत्रों के अनुपयुक्त था, हस्त कौशलों पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जा रहा था, कच्चे माल की बर्बादी थी। भाई अब कच्चा माल बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, उससे नई नई चीज़ें बनवाएंगे तो क्या होगा, कच्चा माल सब बर्बादी तो है ना, बच्चे बहुत कम बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं कि बच्चे उसको बहुत यूज करेंगे, ठीक बनाएंगे, बच्चे खराब भी करेंगे। समय और शक्ति बहुत बेकार होती है, इसमें खर्च होती है। शिक्षण विधि अस्वाभाविक है, श्रृंखलाबद्ध शिक्षण असंभव है, धार्मिक शिक्षा का भी अभाव है। प्यारे दोस्तों, गांधी जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड जो भी कुछ पूछा जाएगा मैंने पहले पढ़ा दिया, इससे पहले वाली क्लास में और इसमें पढ़ा दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस नए चैनल पर ना जुड़े हों, एसपी सर ब्लॉग्स के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप हमें यहाँ भी फॉलो करने का कष्ट करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।